हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेट लॉ से। रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए पहले ना कुछ बातें हम 11th क्लास की जान लेते हैं जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। चलो, हमने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर 11th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। पहले मैं आपको ये 11th का टॉपिक थोड़ा सा क्लियर कराऊंगा, उसके बाद 12th क्लास में आएंगे जिसमें लॉ ऑफ मास एक्शन रिप्लेस कर दिया जाएगा रेट लॉ से। ठीक है, तो पहले लॉ ऑफ मास एक्शन जान लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन था ऐसा, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होते हैं रिएक्शन के साथ साथ। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ अगर चलेंगे तो इसको बोलते थे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चलते थे तो इसको बोलते थे बैकवर्ड डायरेक्शन। सही था कि नहीं था? ओके, आगे की बात करते हैं। इस रिएक्शन में अगर आपसे कोई पूछता रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बताओ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बताओ, तो वो जो रेट था ना फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है। फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरफ है और रिएक्टेंट ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। ऐसे बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन, अमोनिया, और प्रोडक्ट कौन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब चलो, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। ये रिएक्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे N2 और यहाँ लिख देंगे H2, और यहाँ पे क्या लगा देते थे हम, ये वाला साइन ब्रैकेट वाला। तो इसका मतलब हो जाता था कंसंट्रेशन। और जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको पावर मिल जाता है। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो यहाँ पावर 1 लिख देंगे, और यहाँ नंबर ऑफ मोल 3 है तो यहाँ पावर 3 लिख देंगे। आगे क्लियर है दिस? नहीं, पूरा पार्ट हमारा समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये था। फिर हमने यहाँ क्या किया था, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बनाने के लिए कांस्टेंट लगाया था। कांस्टेंट को मैं लेटेड भी मान लेता हूँ K, और K को भी क्या हम KF लिख सकते हैं क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो हुआ क्या, ये हुआ हमारा KF, और यहाँ लिख देते थे हम N2 की पावर 1 प्लस नहीं मल्टीप्लिकेशन हाइड्रोजन की पावर 3। तो ये हमारा हो जाता था रेट ऑफ, ऊपर से कॉपी कर देना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर? ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग था जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से मेरी बात समझो। रेट, तो ये रेट और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है जो भी रिएक्टेंट है उसके ऊपर जो पावर आपने लिखी है वो पूरे के पूरे नंबर ऑफ मोल्स को एज इट इज लिखो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे वहाँ पे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते थे? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब आपको पढ़ना है रेट लॉ। रेट लॉ क्या बोलता है, बस अंतर जानने की कोशिश करो, सीधा एक लाइन। रेट लॉ क्या बोलता है, जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन जो भी होता है उसके आप यहाँ पे K तो लिखोगे, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, K तो लिखोगे, साथ में जो आप नाइट्रोजन लिखेंगे और हाइड्रोजन लिखेंगे बिल्कुल एज इट इज लिखो। बस यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस निकल के आता है कि ज़रूरी नहीं है कि इस रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, वो पूरे के पूरी जो नंबर ऑफ मोल्स है ना सामने दिए हुए हैं 1 और 3, उस पर पूरे के पूरे पे डिपेंड करे। उसकी कुछ दूसरी वैल्यू पे डिपेंड कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 1 या 3 लिखा रहे, वो डिपेंड ही ना करें नंबर ऑफ मोल्स को, उसकी कोई दूसरी वैल्यू पे डिपेंड कर सकता है। रिलेटेड बी यहाँ लिख देते हैं हम अल्फा, और यहाँ लिख लेते हैं बीटा। अल्फा क्या है? अल्फा इस नंबर ऑफ मोल्स के 1 के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसे यहाँ पे बीटा जो है वो 3 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट पावर्स बोल देंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एक्सपोनेंट पावर। एक बात याद रखना, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो आपको इस तरीके से लिखी हुई है, इसमें पूरे के पूरे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर आप नहीं लिखोगे। ऐसा हो भी सकता है कि पूरे लिख तक कहीं कहीं लिख सकते हैं, कहीं कहीं नहीं भी लिख सकते। तो इस वाले लॉ में ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करे, उसकी कुछ पार्ट पे डिपेंड भी कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उस पर डिपेंड करे ही ना। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन में जो भी नंबर ऑफ मोल था उसको एज इट इज हम उसके पावर के ऊपर लिखते थे। और वे क्लियर विद दिस यहाँ पे? ये जो पावर होती है रेट लॉ के अंदर, उसको छोड़ देते हैं 11th क्लास वाले को, 12th वाले पहले। रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं रेट लॉ का एक्सप्रेशन। मैंने टॉपिक लिखा था ना रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो रेट लॉ को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो भी होता है उसमें जो भी पावर आती है कंसंट्रेशन के ऊपर,
उनका जो सम होता है उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये जो के होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। इसको बोला जाता है रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। पहले आप यहाँ तक की सारी बातों को लिखो, फिर आप आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीन को यही पॉज कर लो और पहले इसको कॉपी कर लो। ठीक है, चलो अगले टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ा, मान लो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ा कुछ बातों को, एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। मान लो ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स आउट स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये एक रिएक्शन है। इसके लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो भी होगा तो कैसे लिखेंगे आप? के एफ कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन बी की, जो भी पावर होगा नंबर ऑफ मोल्स को, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ए और बी पूरा लिखे हैं, उसकी कुछ दूसरी वैल्यू को लिखेंगे। तो स्मॉल ए की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे अल्फा और बी की जगह यहाँ पे लिख दूंगा बीटा। आप लिख लेंगे दिस, यहाँ तक समझ में आया? तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा इस वाले केस पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो भी होगा इस वाले केस पे, वो किसके बराबर हो जाएगा? हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, वो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब देख लीजिए दिस, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। यहाँ तक बात समझ में आएगी। तो अगर मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़े, आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेट कांस्टेंट, व्हाट इज रेट कांस्टेंट, तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज रेट कांस्टेंट बताओ। अगर मैं यहाँ पे रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो मैं क्या बोलूँगा? मैं यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको 1 लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? 1। अगर मैं इनकी कंसंट्रेशन को 1 कर दूँ तो पावर चाहे कुछ भी हो, ये पूरा सम क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट 1 ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मुझे रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना पड़े तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको? इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ rate of reaction in which concentration of reactant is taken as unity, यहाँ पर हम जो कंसंट्रेशन लेते हैं उसको किसके बराबर लिया आपने? यूनिटी के बराबर, मतलब 1 के बराबर लिया। तो अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन यहाँ 1 ले लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा? रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। आप क्लियर विद दिस? पूरी बात आपको समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते। ये रेट कांस्टेंट हो गया। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, तो वो भी लिख लेते हैं, साफ कर लेते हैं। आपसे कोई पूछे रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक बताओ। रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक, कांस्टेंट इसकी यहाँ लिख दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। पहली पॉइंट, आप लोगों को इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में एक बात समझाई गई की थी लास्ट ईयर 11th क्लास में कि जो रेट कांस्टेंट होता है ना वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है। एक्चुअली में हम वहाँ पर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म से पढ़ते थे। बस अब आप ये एक बात याद रखो, जो रेट कांस्टेंट होता है ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है। एक्सटेंट मतलब रिएक्शन कितना लंबा जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा, बहुत कम होगा, या बहुत मिड में होगा कहीं पे। ठीक है, तो लिखो पहला पॉइंट लिखो, इट स्पेसिफाई द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये बताता है कितने एक्सटेंट तक रिएक्शन होगा, रेट कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट में ये क्या बताएगा, जो रेट कांस्टेंट होता है ना इसकी वैल्यू एक रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स होती है। ठीक है, तो देखो इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, its value is fixed at a particular temperature
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है एक रिएक्शन के लिए, फॉर अ रिएक्शन। लेकिन अगर उसी रिएक्शन में टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है, लेकिन एक रिएक्शन पे अगर टेम्परेचर आपने फिक्स किया हुआ है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब क्लियर? कॉपी कर उसको। ठीक है, थर्ड वन लिखते हैं। हाँ, एक और बात, जो वैल्यू होती है रेट कांस्टेंट की, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट does not depend upon depends upon the concentration does not depend upon the concentration of, ये concentration पे डिपेंड नहीं करती किसकी, रिएक्टेंट की। तो ये रिएक्टेंट की concentration कितनी भी हो उसके इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है? क्या था की बात? एक और बात, अभी मैंने आपको रेट का जो पढ़ाया था, ऐसी यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लेके दिखाया था ना, जो रेट होता है तो किसके बराबर था, के, और यहाँ लिखा था मैंने रिएक्टेंट का नाम और उसकी पावर अल्फा लगाई थी, और फिर बी लिखा था और उसकी पावर को मैंने बीटा लिखा था। यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा था वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर था कि नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, दोबारा लिखेंगे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो बस अभी इतनी बात याद रखो, रेट लॉ के अंदर, किसके अंदर, रेट लॉ के अंदर जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी जो पावर होती है उनका जो सम होता है उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक की बात पूरी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, इसी के अंदर हमें कैरेक्टरिस्टिक में लिखना है रेट कांस्टेंट की जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है। तो लिखो, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट the value of rate constant for different order is different. The value of rate constant for different order is different. यहाँ तक की बात है आगे, अब ये वो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आगे प्रोसीड कर। ठीक है, तो इसको पूरा कॉपी करो। यहाँ तक आ जाए में चलो, सबसे पहले टॉपिक डालो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऑर्डर की डेफिनेशन जान लेते हैं। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? द सम ऑफ एक्सपोनेंट पावर, द सम ऑफ एक्सपोनेंट पावर टू विच concentration of reactant, the concentration of reactant is raised, the sum of exponent power to which concentration of reactant is raised in a rate law equation, in rate law equation, इनके सम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने पहले भी समझा रखा आपको, अगर हमारे पास एक जनरल इक्वेशन ये वाली a प्लस बी है और ये बनाती है c प्लस डी, ये छोटे छोटे वाले जो अल्फाबेट्स हैं वो नंबर ऑफ मोल्स बताते हैं, और ए बी सी डी कैपिटल में जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करते हैं। तो मुझे इसके लिए अगर यहाँ पे लिखना पड़ा कि ये रिएक्टेंट हुआ हमारा और ये प्रोडक्ट हुआ, वन साइडेड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम वगैरह है नहीं इसमें, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे रेट लिखेंगे किसके बराबर, के ए की पावर अल्फा, ए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम रेट लॉ लिखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल ए पूरा लिख दिया होता तो वो कौन सा लॉ बन जाता, वो बन जाता लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, अल्फा, और इसको लिखना पड़ा हमें क्या, बीटा के बराबर। अब क्लियर है? तो यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा है वो क्या बताता है हमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो चुकी है। आगे वाले पॉइंट पर चलते हैं। अब हम लिखेंगे यूनिट ऑफ rate constant, unit of rate constant for different, पूरा लिख देना, different order, अलग अलग ऑर्डर्स के लिए, अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शन के लिए जो उनके रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है उसकी यूनिट हम निकालेंगे।
ताकि हमें ना सिर्फ रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के ये पता लग जाए आने वाले टाइम में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसका अप्रोच करते हैं। पहले देखो कैसे निकालते हैं ये वाला फॉर्मूला। अगर हमें लिखना पड़ा रेट, यहाँ लिखेंगे ये रेट ऑफ रिएक्शन हुआ, तो ठीक है, इसके बराबर होता है के इनटू कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन है? ये रिएक्टेंट की। और यहाँ पावर जो होती है क्या वही ऑर्डर होता है? बोलिए, यही ऑर्डर होता है ना। ऊपर अब ऑर्डर जो पावर होती है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा टोटल पावर थी, जोड़ के जो सम आया वही ऑर्डर था। तो यहाँ टोटल ऑर्डर हम मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ है एक्स एन मान लेते हैं, चलो इसकी वैल्यू को मान लेते हैं, लेकिन भी एन। एन क्या है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ पहले रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम होता है। ये रेट कांस्टेंट है और ये कंसंट्रेशन की पावर कितनी होगी बेटा? एन होगी। आप क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे इसकी यूनिट निकालनी है, तो मैं इस वाले पार्ट को नीचे ले आऊँगा उठा के। तो यहाँ के की यूनिट क्या आ जाएगी? कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे लिखते हैं पहले क्या करेंगे हम? यहाँ लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर था, ये के था, और यहाँ कंसंट्रेशन की पावर की बेटा कितनी? एन। ठीक है, हमें इसकी यूनिट निकालनी है, तो इसको उठा के नीचे ले आए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर एन इंटू कंसंट्रेशन, इस वाली को मैंने एज इट इज लिख दिया, अपॉन में टाइम लिख दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये हमारे के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? या तो मैं के को ना लेफ्ट साइड में लिखता हूँ। अब आगे यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर 1 है, एन को उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो क्या 1 माइनस एन हो जाएगी कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जो के की वैल्यू है ना वो आ जाएगी कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? टाइम। ये हमारी एक जनरल फार्मूला बन गया अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए जनरल फार्मूला। अगर जनरल फार्मूला हमारा बन चुका है तो अब हम सीधी एन की वैल्यू डालेंगे, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ताकि हमें सीधा पता लग जाए कि के की वैल्यू क्या आ रही है अलग अलग उसके लिए। देखो ध्यान से। अच्छा एक और बात, मैं इसी को थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ आगे। और यहाँ मैंने के लिखा, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? क्या मोल पर लीटर? मोलैरिटी जो मैंने आपको समझाई थी वही कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। तो आपको करना क्या, यहाँ पे सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन जो होता है ना मोल पर लीटर होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे मोल पर लीटर। तो के की वैल्यू आएगी मोल पर लीटर, और ये ब्रैकेट में बंद किया मैंने, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एन, अपॉन में आ जाएगा टाइम। आया कि नहीं आया? एक फॉर्मूला ये बन गया। बस हमें यहाँ पे एन की वैल्यू डालनी है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर आगे के की वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो मुझे बताओ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ पे डालूंगा 1 माइनस 1, यहाँ एन की वैल्यू क्या डालूंगा बेटा? भाई नहीं, फर्स्ट ऑर्डर से नहीं, जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर से। जीरो ऑर्डर अगर रिएक्शन हुआ तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर एन की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ एन को खत्म ही कर देंगे। तो मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, टाइम को हम क्या लिखते हैं? क्या सेकंड में लिख सकते हैं? यहाँ पे मैं सेकंड में लिख देता हूँ सीधा उठा के, ठीक है, क्योंकि टाइम पर वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट इस के की वैल्यू क्या बन जाएगी? मोल पर लीटर, और आगे तो पावर कितनी रहेगी? एन तो 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 1, हटाई देते हैं इसको, और ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा ऐसे। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली बात करूँ तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है दैट इज मोल पर लीटर पर सेकंड के बराबर आ जाती है। सेकंड टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं। सेकंड टॉपिक में क्या होगा? बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूँ तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1। यहाँ 1 हो गई तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। और ये पूरा टर्म 0 हो गया। किसी भी यूनिट, किसी भी चीज़ की यूनिट अगर पावर 0 होती है, किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 होती है तो उसकी टोटल वैल्यू को हम 0 लिख देते हैं एज पर द मैथमेटिक्स। तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे वैल्यू डाली 1 माइनस 1 हुआ 0। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 1। सिर्फ सेकंड रह जाएगा, सेकंड ऊपर जाके सेकंड इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ पे के की वैल्यू निकल के आ जाएगी सेकंड इनवर्स। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में निकालना पड़ा तो क्या निकालोगे बेटा? एन की वैल्यू पे डालोगे आप 2। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पे एन की वैल्यू 2 डालोगे, 1 माइनस 2 क्या -1 हो जाएगा। तो मोल पर लीटर जो एज इट इज आप लिखने वाले थे इसकी वैल्यू को उल्टा कर देंगे।
तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोल इनवर्स लीटर, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, मोल पहले प्लस में था तो माइनस में हो गया, और सेकंड को ऊपर उठा के एज इट इज ले आएंगे, दैट इज सेकंड इनवर्स। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड सेकंड ऑर्डर के लिए। अब चाहें तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर में निकाल सकते हैं, के लिए निकाल सकते हैं। एक बात और याद रखना कि जो ये आपके जो यूनिट होती है, ये जो ऑर्डर होते हैं, ये कभी भी इसके बारे में बात नहीं करता हूँ, पहले आप ये अलग बात कॉपी करें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इसके बाद मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, तो इसके बाद हम कंटिन्यूसली लगातार वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ तक पूरा हो गया, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन देखो क्या होता है। एक चीज़ जान लो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब रिएक्शन होता है तो होता क्या है कि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को ना आपस में कोलाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कोलाइड। और ये जो कोलिजन होता है ना, ये ऐसे नहीं कि कोई भी आके हल्का फुल्का साइड में टच कर जाए प्रोडक्ट बन जाएगा। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को आके प्रॉपर कोलाइड करना पड़ता है, और कोलिजन जो होता है ना वो इफेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इफेक्टिव। तो जिन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का कोलिजन इफेक्टिव होगा सिर्फ वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, बाकी सब नहीं होते। आप मेरी बात ध्यान से, मॉलिक्यूलैरिटी जानने से पहले या एक बार सिंपल सा वर्ड में समझो। मान लो हमारे पास कुछ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं A, B, C, D, ठीक है। ये सब आपस में एक साथ कोलाइड करते हैं कुछ और बनाते हैं प्रोडक्ट। तो जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स टकराएंगे आपस में, सिंपल हिंदी में समझा रहा हूँ, व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी। जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसी को हम मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिंपल, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के कंबाइन टकराएंगे आपस में, कोलाइड करेंगे जस्ट टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इसी को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक की बात क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ पूरा समझ आया आपको? तो आपको डिफाइन करना पड़ा व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। तो क्या लिख देंगे आप? इसको लिखेंगे आप द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? और यहाँ तक आपकी बात समझ में आ चुकी है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बाद हमें उसको जानना बहुत जरूरी है। देखो, आपने ऑर्डर पढ़ लिया, आपने मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ ली, और आपने रेट लॉ भी पढ़ लिया है। अब हम तीनों को कंपैरेटिव फॉर्म में काम की चीज़ निकालना चाहेंगे, रेट लॉ निकालने की कोशिश करेंगे कुछ चीज़ों में, उसको समझो ध्यान से। हमारे पास जो रिएक्शंस होती है ना, जो भी केमिकल, जो भी हम केमिस्ट्री से रिएक्शन पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो जो भी रिएक्शन होती है वो दो टाइप की होती है, ठीक है। एक रिएक्शन होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। इसमें कंप्लीट हो जाती है सिंगल स्टेप में। तो जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती है? जो मल्टी स्टेप होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो जो कई सारे स्टेप में हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और सिंगल स्टेप में जो हो जाए उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। आर यू क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी, सीधा मिलके बना रहे हैं C प्लस डी। दोनों मॉलिक्यूल्स आए, रिएक्टेंट के टकराया और प्रोडक्ट बना दिया। एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो गया। क्या मैं इसके लिए सीधा रेट लॉ लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। रेट लॉ क्या लिखूंगा मैं पहले लिखूंगा रेट लॉ में रेट इज इक्वल टू A, और मान लेते हैं इसकी पावर यहाँ पे स्मॉल ए था, यहाँ पे स्मॉल बी लिख लेते हैं। आगे आपको दिख रहा होगा, बाहर लिख देता हूँ A B, और इसका आगे स्मॉल बी लिख देते हैं, और इसका आगे स्मॉल ए लिख लेते हैं। यहाँ से मिलर की कैपिटल डी और इसमें भी कैपिटल डी लगा देते हैं। तो जो रेट होगा सिंपल सी रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो पावर होगी उठा के क्या लिख देंगे? यहाँ पे ए की वैल्यू ए की जगह हम क्या लिख देंगे? अल्फा लिख देंगे, और यहाँ बी की जगह क्या लिख देंगे? बीटा लिख देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर
अब मेरी बात सुनो। ये रेट लॉ हमारा निकल चुका है। अल्फा प्लस बीटा की जो भी वैल्यू होती है ना, ये बीटा है हमारा, तो बीटा की जो भी वैल्यू होती है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इस कॉम्प्लेक्स सेक्शन के बारे में हमें मेनली जानना है। क्या जानना है? मान लो हमारे पास एक रिएक्टेंट था ए, वो कन्वर्ट हुआ हमारा प्रोडक्ट सीधा डी में। किसमें कन्वर्ट हुआ? डी में। मान लेते हैं इसके रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल ए हैं और हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं स्मॉल डी। एक रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसको मैंने सीधा उठा के लिखा है कैसे? ए से एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट डी है, मतलब ये तो सिंपल रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ। ये ए डायरेक्टली कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मतलब कई सारे स्टेप में होता है। पहला स्टेप में मान लो ये ए जो था वो कन्वर्ट हुआ बी में। दूसरे स्टेप में मान लो ये जो बी बना था वो कन्वर्ट हुआ सी में। फिर मान लेते हैं थर्ड स्टेप में ये जो सी है वो कन्वर्ट हुआ डी में, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बना। और ये हमारा स्टार्टिंग का रिएक्टेंट था। तो एक हमारे पास रिएक्टेंट था और एक हमारे पास प्रोडक्ट था। तो रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट में हमें कन्वर्ट करना पड़ा तो ये अलग अलग स्टेप्स में हुआ। ऐसे नहीं कि सीधा ए उठा के डी में कन्वर्ट हो गया। पहले ए बी में कन्वर्ट हुआ, फिर बी सी में कन्वर्ट हुआ और सी फिर डी में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर मुझे यहाँ पे लिखना पड़े रेट लॉ, तो मैं रेट लॉ को कैसे लिखूंगा? यहाँ तो हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई और तीनों इक्वेशन के लिए रिएक्टेंट अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो हमें यहाँ पे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा रिएक्टेंट कौन सा रखें, कौन सी इक्वेशन को एक इक्वेशन में तो हुआ नहीं है। तो अगर एक इक्वेशन में नहीं हुआ तो कौन सा का रिएक्टेंट लें, इसकी पावर लगाएं, बड़ा कंफ्यूजन है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों में से सबसे स्लो रिएक्शन को देखेंगे। किसको देखेंगे? सबसे स्लो रिएक्शन को, जो सबसे धीरे हो रही है। क्योंकि जो स्लोएस्ट रिएक्शन होगी, ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है ना, जो इस पूरे रिएक्शन का जो रेट होगा वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कॉम्प्लेक्स के बारे में कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिपेंड करता है स्लोएस्ट फैक्टर पे। इस पे स्लोएस्ट फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा किसके ऊपर? स्लोएस्ट फैक्टर पे। तो स्लोएस्ट इक्वेशन लिख लो चाहो तो, स्लोएस्ट इक्वेशन पे। तो मान लेते हैं ये बीच वाली रिएक्शन है हमारी स्लोएस्ट है। क्या है? स्लोएस्ट। तो अब हमें पता लग चुका है कि जो बीच वाली रिएक्शन है, रेट तो इसी पे डिपेंड करेगा। और इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट हमारा कौन है? बी है। तो मैं यहाँ पे रेट को किस टर्म्स में लिखते हैं हम? पहले कांस्टेंट लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। और जो रिएक्टेंट होता है उसको मैं लिखता हूँ ऐसे और उसकी पावर को लिखता हूँ स्मॉल डी। आर बी क्लियर विद दिस और नॉट? हमें पूरी अच्छे से बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो हम पहले सारे स्टेप्स को लिखेंगे, उसमें से सबसे जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसको लिखेंगे और स्लोएस्ट स्टेप लिखने के बाद उसका जो रिएक्टेंट होगा उसकी पावर चढ़ा देंगे, जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके। आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो आपको यहाँ पर ये रेट लॉ लिखना आ गया, इसके बारे में लिखना आ गया। आप लोग कॉपी करो। तो अगर मैं कुछ और टॉपिक्स देखता हूँ क्या क्या पढ़ाना है, देखो भाई कुछ टॉपिक्स तो हमारे पास ऐसे हैं जिनको आप लोगों को पढ़ना है, मैं बता देता हूँ। मैं जस्ट ओनली डिस्कस करता हूँ, आप लोग सुनते रहें और साथ में अपने आप लिख लेना। एक तरफ मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी तरफ मैं लिखूंगा रिएक्शन रेट कांस्टेंट। रिएक्शन रेट कांस्टेंट या रिएक्शन थोड़ा रेट कांस्टेंट लिखो सीधा सीधा, मैं कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है? इनके बीच में एक तो आपको डिफरेंस पढ़ना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है मैं ऑलरेडी आपको पढ़ के बता देता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन में दिया हुआ है इट इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, आपको मालूम है। और रेट कांस्टेंट क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनैलिटी को जो खत्म करता है, उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। एक रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की हुई है। द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट टाइम डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। ऑब्वियसली बात है, रेट जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो अगर वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कभी भी चेंज होगी तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा? लेकिन क्या रेट कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज होती थी या वो डिपेंड करती थी किस पे? किसी उस पे कंसंट्रेशन पे? नहीं करती ना। तो वो तो वैल्यू कांस्टेंट होती है रेट कांस्टेंट वाली, ये वैल्यू कांस्टेंट और ये वाली वैल्यू वेरिएबल होती है क्योंकि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। एक पॉइंट और, इसकी यूनिट क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन की? मोल पर लीटर पर सेकेंड, हमेशा फिक्स होती है। और रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग ऑर्डर पे अलग अलग निकाली थी आपने, तो उसकी वैल्यू अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग होती है। आपने ये भी बात पढ़ ली, काम खत्म। मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा चुका हूँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैं आपको लिखवा चुका हूँ। ठीक है? अब आपको करना क्या है, कुछ मेरे साथ न्यूमेरिकल देखने हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए ये होगा क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बुक में,
मान लेते हैं आपके पास एक रिएक्शन है ये वाली, NO2 प्लस CO गिव्स आउट CO2 प्लस NO, ऐसी रिएक्शन है। यहाँ पे हमने इसके लिए इसका मैकेनिज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ढंग से, NO2 प्लस NO2 गिव्स आउट NO प्लस NO3, फिर लिखा आपने NO3 प्लस CO, NO3 प्लस CO गिव्स आउट CO2 प्लस NO2। ऊपर वाले रिएक्शन को मैंने लिखा स्लो, दूसरे को लिख दिया मैंने फास्ट। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब हम इसके लिए रेट लॉ निकालना चाहते हैं। इस दोनों रिएक्शन को मिला के हम लिखना चाहते हैं रेट लॉ। क्या लिखना चाहते हैं? रेट लॉ। कैसे लिखेंगे? ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। हमारे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट में। और यहाँ पे हुआ क्या है? NO2 के दो मॉलिक्यूल्स आए, पहले रिएक्ट किया, ये बनाया, जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट इस CO के साथ कंबाइन होता है और ये प्रोडक्ट बनाता है। तो हमारे पास फाइनली क्या बना? लेकिन सबसे लिख दिया NO2। हाँ ठीक है, सही सर। अब देखो करना क्या आप लोगों को इसके अंदर ध्यान से। अगर मैं दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर दूँ तो आप राइट वाले जो भी पार्ट है ना उसको साइड में लिख दो, NO प्लस NO3 प्लस CO2 प्लस NO2, ये लिख दिया। और लेफ्ट वाले पार्ट में लिख लो NO2 प्लस NO2, ऐसा सीधा 2NO2 लिख लो, 2NO2 प्लस NO3 प्लस CO। 2NO2 से आप यहाँ एक NO2 काट सकते हैं, ये NO2 कैंसिल हो जाएगा, NO3 से NO3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे CO2 रह जाएगा, ये CO रह जाएगा और यहाँ पे NO2 रह जाएगा एक। ठीक है, तो आपकी वही वाली इक्वेशन ऊपर वाली बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? रेट निकालना है। रेट लॉ लिख के दिखाना है इस रिएक्शन के लिए। सिंपल सी बात है, एक तो रेट लॉ निकालना है और दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा ऑर्डर निकालने का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो। क्या ये जो रिएक्शन है वो सिंपल रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? पहले तो आप ये देखेंगे। सिंपल सी बात है, ये रिएक्शन दो पार्ट्स में कंप्लीट हो गई है, दो अलग अलग इक्वेशन इसके लिए हमें लिखनी पड़ेगी। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई, कौन सी? नहीं एलिमेंट्री नहीं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई तो जो पार्ट हमारा स्लो है, जो इक्वेशन स्लो है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन उसी पे डिपेंड करेगा? और जो रेट ऑफ रिएक्शन जिस इक्वेशन पे हमारे डिपेंड करेगा उसके लिए रिएक्टेंट ये वाला है कि नहीं? तो यहाँ पर आपको सिंपल रेट ऑफ क्या लिखना है? रेट आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा KNO2 की पावर 2, क्योंकि NO2 1 और ये NO2 1 है ना, तो पावर कितनी आ जाएगी? 2। और ये जो ऑर्डर है यहाँ पर क्या है, जो सीधा उठा के कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आगे क्लियर है? यहाँ तक पूरा समझ में आया?